हाँ तो जवानों, अचानक से वीडियो इंटरप्ट हो गई। किसी ने जरूर झाड़ फूक किया होगा कुछ ना कुछ। तुम्हारे मन में मुझे लग रहा है कि जी बड़ा लेट हो रहे हैं, छुट्टी नहीं हो रही है हमारी के। किसी ना किसी की बददुआएं जरूर लगी है। पीछा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन घबराओ मत बेटे। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई गॉस लॉ के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये बात तो सही है, क्लोज सरफेस के लिए तो ट्रू है। द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड्स बाय द सरफेस, ये बात भी सही है कि भाई सरफेस के अंदर कितने चार्ज आ रहे हैं, जैसे प्लस का 2, माइनस का 3, प्लस का 6, तो इन सबको जोड़ो, वो है Q की वैल्यू। ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, उसमें Q कौन सा होता है? जो सरफेस के अंदर होता है। अगला, Gauss law is not much useful in calculating the electrostatic field when the system has some symmetry। अरे कितनी फर्जी बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि Gauss law का तो फायदा ही नहीं है भाई जो सिस्टम में सिमेट्री होता है। अरे निकम्मे भाई, क्या बातें कर रही है। सिमेट्री थी उन्हीं चीजों में तो हमने निकाल पाए थे, सीट के कारण, वायर, लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी डिस्टेंस पर, तो सिमेट्री का यूज करके तो हमने निकाला था। ये तो झूठी बात हो गई, इसने पूछा ही था कौन सी झूठी बात है। नॉट ट्रू का मतलब झूठी बात है, तो सी वाली बात एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है। चलो डी को और देख लेते हैं। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑफ द डिस्टेंस। बेटे गॉस लॉ जो है वो डेफिनेट सी बात है कि गॉस लॉ और जो कूलम्ब्स लॉ है ये दोनों आपस में याद होगा, इनका कन्वर्जेंस पॉसिबल है ना, मतलब हम डिराइव कर सकते हैं। तो गॉस लॉ जो है वो डेफिनेटली इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी डिस्टेंस पर बेस्ड है। यदि डिस्टेंस के ऊपर इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी नहीं होगी कूलम्ब्स लॉ की, तो फिर गॉस लॉ कोई अलग ही फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले में फिलहाल इस फॉर्मेट में जो है वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। देखो ये बात आपको सुनने में अलग लग सकती है, सुनने में अजीब भी लग सकती है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है इसने कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पर बेस्ड है गॉस लॉ। बिल्कुल सही बात है। जो कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस, मतलब जो फोर्स है ना, फोर्स वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तभी यहां पर गॉस लॉ की जो डेफिनेशन बनती है कि जो टोटल फ्लक्स आएगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये तभी बनती है जब ये आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, कोई और पावर होती तो ये एज सच नहीं लगता, विद सम मॉडिफिकेशन हम लोग लगाते हैं। अगला सवाल ये रहा, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ दिस मच। भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, दो अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस है तो भाई वैल्यू क्या होगी, एक Q1 हो गया, दूसरा क्या हो गया Q2, और K की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.108। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 108 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, आगे दे रखा है चार्ज इन द रेशियो x, मतलब 1:3, मतलब एक चार्ज की वैल्यू को मैं x मान लूं तो दूसरे चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है 3x, और नीचे तो 1 है ही, और k की वैल्यू कितनी होती है भाई एसआई सिस्टम के अंदर 9 × 10⁻⁹। बड़ी अच्छी बात याद आई ताकि आप याद रख पाए कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है कूलम्ब्स लॉ में, इसकी जो वैल्यू होती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है, साथ साथ मीडियम पर भी डिपेंड करती है, ध्यान रखना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है कितनी, क्या होती है एसआई सिस्टम में इसके की वैल्यू 9 × 10⁹9, और सीजे सिस्टम में कितनी वैल्यू होती है इसकी, हेलो कितनी होती है, अरे 1 होती है भाई सीजे सिस्टम में। ठीक है, तुम्हारे को वहां ध्यान है बेटे, हम तो नींद में बोल रहे हैं जी। तो ये है 108 डिवाइडेड बाई 1000, और ये 3x स्क्वायर है, 3 में 27, तो 27 नीचे आ जाएगा ये, तो 108 डिवाइडेड बाई 27 गुणा ये भी नीचे आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 ये और 9 ये, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 12, और इसका अंडर रूट ले लो तो ये आ जाएगा x। तो कुल मिलाकर 27, और इसमें कुछ समानता है क्या, तो 5 10 4 से कटेगा ना, 27 हो गया 108। कैसी बातें कर रहे हैं, पहाड़े नहीं आते भाई तुम्हें। रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6, तो -6, तो 2 × 10 की पावर -6 मतलब 2 माइक्रोकूलम। इसने ये पूछा था वीक चार्ज कौन सा, वीक चार्ज का मतलब छोटा चार्ज। ठीक है, वीक चार्ज का मतलब क्या होगा बेटे, छोटा चार्ज। अगला सवाल ये रहा, क्या है भाई अगला सवाल, कह रहा है कि द फील्ड इज गिवन बाई
6i plus 3j plus 4k न्यूटन प्रति कूलम। द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर इन द YZ प्लेन इज, YZ प्लेन में है एरिया। स्टूडेंट y एक्सिस ऊपर की तरफ है, z एक्सिस बाहर की तरफ है, तो YZ प्लेन का जो एरिया वेक्टर आएगा वो आइदर पॉजिटिव x और आइदर नेगेटिव x आएगा। तो हम यदि यहां पर देखें तो आंसर में तो कोई नेगेटिविटी तो दे नहीं रखी, तो पॉजिटिव x में मान लेते हैं एरिया। तो एरिया जो वेक्टर बनेगा हमारा वो बनेगा, एरिया वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 20i कैप, SI सिस्टम में ही है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है अपने को, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो 20 गुणा 6 करेंगे तो 120 आ जाएगा। बाकी इसमें जे वाली टर्म या के वाली टर्म 0 हो जाएंगी, तो कुल मिला के 120 यूनिट्स आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज बी बॉम्बे। मतलब कंसेप्ट जो रिकैप करना था वो ये करना था कि जो फ्लक्स फाई है उसकी वैल्यू है ई डॉट ए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये रहा हमारे सामने। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन इनक्लोज सरफेस आर, भाई यहां पर आपको एक और अच्छी सी बात समझने को मिलेगी। हमने थोड़ी देर पहले एक पैराग्राफ देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि हम बाई कन्वेंशन जो फ्लक्स बाहर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं और जो अंदर आ रहा है उसको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो यहां पर भी वैसा ही करना है। यहां पर क्या कहा है, फ्लक्स एंटर जो कर रहा है वो है φ1, ये φ1 है, ओके। और लीव जो कर रहा है वो कैसा है, φ2। तो जो फ्लक्स एंटर कर रहा होता है, देखो ना खुद ही सोचो, इसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, हम बाई कन्वेंशन आउटवर्ड एरिया ले रखा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को, तो वो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। तो जो एंटरिंग वाला फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा, मतलब ये तो हो गया नेगेटिव और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, जोड़ दो, अरे बोलू 0 क्यों हुआ, जोड़ दो दोनों को, तो वैल्यू क्या आई, φ2 माइनस φ1, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, φ2 माइनस φ1 गुना एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, डेल। क्लियर है, समझ में आया। अगला सवाल ये रहा, छोटी छोटी बातें हैं भाई लेकिन बड़े काम की हैं, आप रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये है कि कंसेप्ट जब आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the axis of the cylinder. My dear students, ये सिलेंडर लिया हमने, सिलेंडर की एक्सिस इधर है और इसी के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने से पूछा गया है टोटल फ्लक्स कर्व सरफेस से कितना होगा। भाई खुद सोचिए, ये यदि मेरा सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है, कर्व सरफेस को ऐसे तो क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो जीरो फ्लक्स आएगा। या दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया वेक्टर गुना cos थीटा, और जो cos 90 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब भाई कर्व सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 0। समझ में आया। हाँ, अब तेरे जैसे निकम्मे इंसान क्या कहेंगे कि जब भी ऐसा सवाल है ना, 0 कर दो, है ना, और ए ऑप्शन 0 पे मिल जाए तेरे को, हाँ तो मौज ही हो जाएगी फिर तो, है फिर नंबर भी 0 आ जाएंगे किसी दिन। नकली इंसान 0 क्यों आ रहा है ये सीखना है, 0 यार ये जी, तो फिर रट ले, फिर तो सवाल आए ना उनका, किसी का भी इसका 0 इसका 1 ऐसे चलते जाओ तुकाराम। पहले तो इतना निकम्मा नहीं था बेटे, कब से हुआ है, यहाँ आने के बाद ऐसे जैकेट लगाऊंगा मैं तेरे, सुधर जा दो। कंसिडर द लाइंस ऑफ फोर्स एज शोन इन द फिगर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखे अपने को और अपने को 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कैप्ट कर रखे ए और बी पॉइंट पे। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पर हमें चार्ज दे रखे हैं। अपने को बताना है कि किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। बेटे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक एक सवाल में ना कोई कंसेप्ट छुपा हुआ है, हम उसी को जल्दी से रिकैप कर रहे हैं। तो बेटे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है एज कंपेयर टू यहां, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है। बेटे जहां पर फील्ड लाइन पास होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, पास, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, दूर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक। तो जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां पर ज्यादा ताकतवर फील्ड है, तो वहां पर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यहां पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर हो गया। तो भाई साहब अब देख लो, तो चार्ज ए पर लार्ज फोर्स लगेगा क्या, गलत। चार्ज बी पर लगेगा लार्ज, हाँ। फोर्स एट बोथ पॉइंट्स विल बी सेम, गलत। फोर्स एट बोथ पॉइंट्स विल बी सेम, हाँ। इसने कह दिया नॉन जीरो, इसमें शायद 0 या कुछ भी है, तो भाई ये तो फर्जी बातें हैं। दोनों पर सेम तो है नहीं, अलग अलग है। बी पर ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू ए।
ये रहा अगला सवाल। क्या है ये सवाल, ध्यान से देखते चलिए। नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर, अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करते। सही है कि गलत है ये बात? कोई फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो लाइन कैन इंटरसेक्ट। सही तो है। अरे प्रॉपर्टी है नहीं कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे मान लेता हूं मैं कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट मान लो ऐसे आती है, इस लाइन के अकॉर्डिंग मान लो टेंजेंट ये आती है, और हमें मालूम है कि जो टेंजेंट है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जानकारी देती है। तो इस जगह के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, जो पॉसिबल नहीं है। नेट वैल्यू तो एक ही तरफ होगी, ठीक है। इसका मतलब लाइंस जो है, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तीन कर जाएंगे इंटरसेक्ट। वाह भाई वाह, याद रखना ये भी है ना, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये नहीं कि जी दो तो नहीं करेंगी, लेकिन तीन चार होंगे ना वो तो कर जाएंगी, हैं। अगला देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर तो वो हमें डायरेक्शन की जानकारी बताती है। इसलिए भाई सीधी सी बात है, ये बात भी सही है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है? क्यों नहीं है यार, यही तो दिखा था हमने अब भी कि जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो किसकी जानकारी दे रही है? टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो डायरेक्शन की जानकारी है। तो जब फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर यूनिक डायरेक्शन नहीं आएगी। तो यहीं से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ तो लॉजिक ये थोड़ा सा हम मिला देंगे। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। Coulomb's force is applicable for point charges at rest। कोई डाउट है इस बात में? Coulomb's force तो point charges at rest पर ही applicable है बेटे। अरे point charges at rest पर ही तो लगता है Coulomb's वाला फॉर्मूला K Q1 Q2 upon R square। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अगली क्या है? Coulomb's force is a central force। मतलब एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज ये है मान लो Q2, दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो दोनों एक दूसरे को इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट रिपेल करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है? सेंट्रल फोर्स है। तो भाई सेंट्रल फोर्स तो है, लेकिन ये सेंट्रल फोर्स वाली बात इसका रीजन नहीं है, रीजन नहीं है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो उसका रीजन नहीं है। तो बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला। क्या कहा इसने? इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है क्या? सही बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चार्ज की प्रॉपर्टी है बेटे, चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सही। अगला क्या दे रखा है? चार्जिंग इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। सही है कि गलत है? अरे प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, भालू भालू न्यूट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ऐसे जापर जापर लगाऊंगा मैं तेरे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बस, ना तो प्रोटॉन होते हैं और ना ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फर्जी होगी, दूसरी तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी। तो ऐसा कौन सा है भाई? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी गलत है, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड, ये बात सही थी लेकिन अगली बात क्या थी? गलत थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या है भाई? assertion क्या? if there exists Coulomb attraction between the two bodies, if there exists Coulomb attraction between two bodies, both of them may not be charged। कह रहे हैं कि दो बॉडीज के बीच में यदि Coulomb's अट्रैक्शन है तो क्या पता दोनों बॉडी चार्ज ना हो। अब ऐसा हो सकता है इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यदि ये यहां पर बॉडीज की जगह पर पार्टिकल्स लिख देता जब इंडक्शन की संभावना नहीं होती, तो दो पार्टिकल्स के बीच में तो इंडक्शन जो है नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास बॉडीज दी है तो उनका कुछ सफिशिएंट साइज है तो वहां पर इंडक्शन की गुंजाइश होती है। तो कहा है कि दोनों बॉडीज पर क्या पता चार्ज ना भी हो। बिल्कुल सही, किसी एक पर भी चार्ज हो सकता है, इवन दोनों पर भी चार्ज हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर सेम चार्ज हो सकता है फिर भी अट्रैक्ट करे। ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? सेम चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकता है, सेम चार्ज तो रिपेल करता है। अट्रैक्ट कब कर सकता है सेम चार्ज? जब एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा हो और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही बड़ा हो और बॉडीज इतने लार्ज साइज की है कि उनमें इंडक्शन की संभावना भी हो। तब ऐसा भी संभव है कि दो चार्ज बॉडीज हैं आइडेंटिकल, तब भी अट्रैक्शन हो सकती है। तो यहां पर बोला इसने कि देयर एग्जिस्ट कूलम अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बोथ ऑफ देम चार्ज ना हो, तो स्टेटमेंट ट्रू है। अगले, इन कूलम्स अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज। कह रहे कि दो बॉडी अपोजिट चार्ज होती है। ये देखो ये फर्जी बात हो गई यार,
क्यों होती है अपोजिट चार्ज? सेम चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है एक बॉडी, यस नो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स। ऐसा कौन सा है बेटे? तीसरा। सी। चले आगे, ये रहा तीसरा। अगला सवाल हम कहां पहुंच चुके हैं? 56वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। वैसे जीरो लेवल के सवाल आ रहे हैं, है ना? कति ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल फर्जी नंबर है जी। हिसाब पेपर आ गया तो जी मैं मतलब खींच दूंगा। अच्छा, जीरो नंबर बता रहा है इसका, मतलब उत्तर जीरो बता रहा है। देख लेते हैं ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आ रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम जीरो, रिमेन सेम, क्या? अरे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दो चार्ज की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r। स्क्वायर नहीं होता नीचे बेटे। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों मिला के प्लस हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? प्लस। और जब पास आएंगे तो वैल्यू r की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मान लो इसी सवाल में वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता, एक कह देता इलेक्ट्रॉन और एक कह देता प्रोटॉन, या एक कह देता इलेक्ट्रॉन एक कह देता अल्फा, तो क्या होता? अरे तो क्या होता? अरे भाई लगाते तो यही, लेकिन उस समय फॉर्मूले के अंदर क्योंकि एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का चार्ज है तो नेगेटिव आता, तो माइनस के ई स्क्वायर मान लो मैं इसके लिए लगा रहा हूं, डिवाइडेड बाई आर। अब सोचिए जरा, पहले जब दूर दूर थे तो आर की वैल्यू ज्यादा थी, आर की वैल्यू ज्यादा थी। मान लो आर की वैल्यू जब ज्यादा थी तो ओवरऑल आंसर क्या रहा होगा? कम। मतलब मान लो माइनस का 10 जूल। फिर आप पास ले आए तो आर की वैल्यू क्या होगी? कम। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? ज्यादा। तो अब न्यूमेरिकल जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो गया, मान लो हो गया माइनस का 100। अब मुझे बताओ माइनस का 10 ज्यादा कि माइनस का 100 ज्यादा? नेगेटिव के अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है? छोटी। इसका मतलब उस केस में जो एनर्जी है उसका आंसर क्या आता? डिक्रीज। समझ गए? सवाल यही था, उत्तर बदल जाता। कोड आ सकते हैं पेपर में, और कोड के अंदर भी इस तरह की घटना दे सकता है। एक कोड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल देगा, एक में प्रोटॉन प्रोटॉन बोल देगा, तीसरे कोड में दे देगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और तीसरे वाला सोचेगा कि मेरे से आगे वाले ने भी यही किया है कि इंक्रीज, पीछे वाले ने भी यही किया है इंक्रीज, तो मैं भी इंक्रीज कर देता हूं, और उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे? डिक्रीज। जिसके अंदर ये दोनों अपोजिट चार्ज आ रहे हैं उसके अंदर डिस्टेंस कम होने के कारण मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, लेकिन वो नेगेटिव के अंदर हुआ है। क्या कह रहे हैं? सेट सेम आएंगे। बड़ा हाई लेवल का तांत्रिक है यार, ये बचपन से ये काम करता है कि झाड़ फूक अब सीखी है तूने? जवानों, तुम्हें झाड़ फूक करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है? खुद के पास होने के लाले पड़े हुए, लेकिन तुम्हें पास जरूर करवा देगा। यही बात है ना? हाँ। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर्स ऑफ द डिफरेंट रेडियस। में मजा आ गया। इसमें क्या कहा है? सेम चार्ज दे दिया है लेकिन रेडियस क्या बेटे दोनों के अलग अलग है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा? बताओ किस पर ज्यादा रहेगा? अरे दोनों की रेडियस अलग अलग है, बताओ। दोनों को सेम चार्ज दे दिया है। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, द पोटेंशियल विल बी। अरे भाई पोटेंशियल किसी एक स्फीयर के ऊपर फॉर्मूला क्या, चार्ज क्या है क्यू, डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, तो फॉर्मूला जो पोटेंशियल का लगता है वो लगता है के क्यू बाई आर। अब चार्ज दोनों पर सेम दिया है, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, तो रेडियस जिसकी कम है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। तो बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, पोटेंशियल विल बी मोर। जिसकी रेडियस कम है उस पर क्या रहेगा? ज्यादा। अरे समझ गए? वैसे थोड़ी देर पहले तो मैंने ये बताया था कि जब उनको टच करते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, और तुम अब कह रहे हो कि ज्यादा हो जाएगा स्मॉलर स्फीयर पर, है? वहां नहीं दिखा तेरे को फॉर्मूला? हाँ बेटे। अरे बोलू वो केस था जब आपस में टच करें तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। इसने टच कोई करवाया यार? ये तो कह रहा है एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज दिया, दूसरा स्फीयर है उस पर भी चार्ज दिया, उसकी रेडियस कुछ अलग है, इसकी रेडियस कुछ अलग है। यहाँ टच नहीं कर रहे। यदि इन दोनों को टच करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल तो दोनों पे सेम ही होना है, लेकिन टच करने से पहले पूछ रहा है ये कि यदि दो स्फीयर है, दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे दें, दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये पूछा है। दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड Q है, दूसरे का भी Q है, जिसकी रेडियस R1 है, दूसरे की R2 है, तो जिसकी रेडियस कम होगी
उसका v की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, मतलब रेडियस कम होने का मतलब छोटा स्फीयर, तो स्मॉल स्फीयर जो है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब समझ में आया? चल बेटे इस सवाल पे आजा फिर। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, एबीसी आर द पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मजा आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उसके अंदर 3 पॉइंट है ए बी सी। मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बोलू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो पढ़ नहीं रहा बेटे ढंग से, बता रहा हूं मैं, ढंग से कर ले, नहीं तो नुकसान ही नुकसान अपना। पोटेंशियल की डायरेक्शन में एबीसी आर द 3 पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई डिक्रीज करेगा तो यहां सबसे कम होगा, यहां सबसे कम तो नहीं होगा, सबसे कम ए पर होगा, फिर सी पर होगा, ज्यादा उससे, और बी पर सबसे ज्यादा होगा। तो ज्यादा कम सबसे कम, तो अपने से क्या पूछा गया है, मैक्सिमम होगा सी पर, गलत है। सेम एग ऑल द पॉइंट्स, गलत है। मैक्सिमम एट ए, गलत है। मैक्सिमम एट बी, सही है। तो बी पर मैक्सिमम होगा। क्या कंसेप्ट रिवाइज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्या होगा, घटेगा। कौन घटेगा, पोटेंशियल। चले आगे, ये रहा अगला सवाल। ठीक है, क्या कह रही है सवाल ये, द चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू ए हॉलो मेटेलिक कंडक्टर। चार्ज क्यू जो है वो सप्लाई किया गया है हॉलो मेटेलिक कंडक्टर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेम एज ऑन द सरफेस। यार एक बात बताओ, हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अरे कल ही तो पढ़ा था यार, कितने सवाल आए थे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। तू पढ़ना मत, अब भी नहीं बताया तूने। आगे देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड जीरो है, गलत, फील्ड जीरो होता है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है जैसे सरफेस पे। भाई सरफेस पर नॉन जीरो होता है, अंदर जीरो होता है, तो सेम तो नहीं हुआ। यहां पर कह रहा है कि पोटेंशियल अंदर जो है वो जीरो होगा, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज कांस्टेंट, ये बात सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सरफेस इज जीरो, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जीरो होता है, ये भी बात गलत है। जितना सरफेस पर होता है ना बेटे पोटेंशियल, उतना ही कहां होगा, अंदर। लेकिन फील्ड जितना सरफेस पर है उतना अंदर नहीं होता है। सरफेस पर नॉन जीरो है, लेकिन अंदर कितना आएगा, कुछ वो अंदर कितना आएगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। अब ये ना, अभी अभी एक सवाल कराया था मैंने, उसी पर बेस्ड है। थोड़ा सा यदि तुमने ढंग से पढ़ा सुना तो आप कर पाओगे इसको। बेटे जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं भाई साहब, चैटिंग तो शुरू नहीं कर दी थी ना, कर दी थी बोला है मैंने, मतलब पीछे है, नहीं करनी है ना बेटे, नहीं करनी है। कभी तुम जाके घर जाके, अब तुम जाके मोबाइल मत मांग लेना जी, मैं तो वीडियो और देखूंगा, इस चक्कर में तो नहीं हो ना तुम लोग। हाँ बता रखा है मैंने, तुम लोग ऑफलाइन में जो आ रहे हो ऐसे पंगे ना ले। The diagram shows 4 pair of large parallel conducting plate। बेटे 4 पेयर दे रखी है, इसका पोटेंशियल -20 है, इसका प्लस का 70, तो दोनों में अंतर कितना है? अरे हाई में से लो घटा दो, तो 70 में से माइनस का 20 घटाओगे, तो 70 में से घटाना है माइनस का 20, तो 90 आएगा, 50। जंगली इंसान 70 में से 20 घटाएगा तो कितना आएगा, 50। 70 में से इसको घटाएगा तो कितना आएगा, 100। 90 में से 30 घटाएगा तो क्या आएगा, 60। अब आगे चलो, रैंक द पेयर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे पहले कम इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ऐसे लिखना है। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे, देख इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर इन सब में सेम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं, सेम डिस्टेंस दे रखी है। कुछ ऐसा होता तो मैं बता देता डिस्टेंस के बारे में, हम दिख भी नहीं दे कि डिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस सेम ले रहे हैं हम लोग, तो जिसमें पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर सबसे ज्यादा होगा 3 नंबर में, 3 नंबर सबसे लास्ट में, 1 में। अब चेक भी कर लो कि 2 नंबर में सबसे कम है, देखो 50 है, फिर 4 नंबर है 60 है, फिर 90, फिर 100। सही है सीक्वेंस, इसमें पूछा था ना लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। ये कह भी सकता था असेंडिंग ऑर्डर, असेंड करने का मतलब बढ़ते जाना। वो ये भी कह सकता था डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। नहीं आया समझ में, कहां बता रहा है तू, मन मन में बता रही है भाई। अगला देखो, टू एडजेसेंट कंडक्टर्स कैरिंग सेम पॉजिटिव चार्ज हैव नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। 2 एडजेसेंट कंडक्टर्स है कैरिंग सेम पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा।
अगला पॉइंट बताओ पहले, ट्रू है कि फॉल्स है? अरे बोलो 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 बोलो, है कैसी बात कर रहे हो भाई? अभी अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था, एक के ऊपर कुछ चार्ज था, दूसरे पर कुछ चार्ज था, इसने कहा सेम पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी क्यू था, इस पे भी क्यू था, इसकी रेडियस अलग थी, उसकी रेडियस अलग थी, तो दोनों का पोटेंशियल भी अलग अलग था। ये तो क्या कह रहे हैं, दो एडजेसेंट कंडक्टर्स हैं। एडजेसेंट का मतलब ये नहीं कह रहा कि टच है, एडजेसेंट मतलब एक के साथ दूसरा रखा हुआ है, टच करके रखा हुआ ये गारंटी नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब नियर बाई रखा हुआ है, साथ में रखा हुआ है, हम गारंटी नहीं ले रहे कि टच है कि नहीं है। तो टू एडजेसेंट कंडक्टर्स कैरिंग सेम पॉजिटिव चार्ज हैव नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। गलत बात है, एक नंबर की फर्जी बात है। आगे देखो, द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अरे एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। भाई साहब याद रहे, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया पिछले 2 3 4 5 क्वेश्चंस में, ये स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है सिर्फ। तो के क्यू बाई आर होता है फॉर्मूला, तो बेटे चार्ज पे डिपेंड तो कर रहा है, मतलब ये बात भी फर्जी है, तो दोनों फर्जी है, तो 2 नंबर ही फर्जी है, तो डी ऑप्शन आ गया। आगे देखो भाई साहब, बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल है। क्या है सवाल, देख लेते हैं बेटे, पढ़ो। कह रहे हैं कि वेरियस चार्ज सिस्टम हमारे पास है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम्स वी रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बाय कर्व्स एंड लाइंस ऑफ फोर्स बाय फुल लाइन कर्व्स। मतलब देखो, हम कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जब इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम किससे कर रहे हैं, डॉटेड डॉटेड कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे चित्र दिखा रखा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनको स्ट्रॉन्ग या बोल्ड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बिटवीन एनी टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वी अज्यूम ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। और जो एडजेसेंट पोटेंशियल, जो कॉन्जुगेटिव हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस एक जैसा। इसका ये मतलब हुआ बेटे, जैसे पहले और दूसरे में अंतर 10 वोल्ट है, तो अगले में भी 10 वोल्ट है, ठीक है। इस तरीके से इसने सही ड्रॉ भी नहीं करे चित्र में, लेकिन खैर चलेगा। The potential differences of a single point, equipotential surfaces of a single point charge are concentric spherical cells with their centers at the point charge। मतलब यदि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालें सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो किस तरीके के होते हैं भाई, वो कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, और दिख ही रहा है अपने को, है ना, और सेंटर पर चार्ज रखा होता है। एज लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, और लाइन जब बाहर जा रही होती है, और तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर भी होती है। यहां पर भाई एक चीज मैं और आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अपने को अल्टरनेटिव बताना था हर एक क्वेश्चन का क्या अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, समझना आप ध्यान से। E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर हमारे पास जो रिलेशन होता है, यदि मैं डीवी की वैल्यू एक जैसी ले लूं, तो भाई ध्यान रखना चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो जब ये वैल्यू स्ट्रांग है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वहां पर कम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो ये ज्यादा आएगा। इसका मतलब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास आएंगे, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इन दो डॉटेड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, एक देखो ना, एक ये सरफेस है, एक इसके ऊपर बना हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो मैं इसका नाम D1 रखूं, और दूसरे सरफेस और तीसरे के बीच की जो डिस्टेंस इसका नाम मैं D2 रखूं, तो भाई पहले वाले जो डिस्टेंस D1 है वो कम होगी एज कंपेयर टू D2। क्यों होगी, क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर है, तो ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं कि पोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे। ये सवाल आ सकता है, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा, अपने को क्या बताना है, आइडेंटिफाई द गलत स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट कौन सी बतानी है, क्या है भाई साहब, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सरफेस ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल, सही है। तो सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइपोल्स, डाइपोल के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आने भी चाहिए आपको। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो प्लस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस इज माइनस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस की शक्ल कैसी होगी, दोनों एक साथ ड्रॉ करें तो याद होगा। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव कारण आगे, नेगेटिव कारण टुवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही तरफ है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इधर थोड़ा पास पास होंगे और दूसरी तरफ क्या होंगे, थोड़ा दूर, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस। सेम इसके लिए ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये स्फेरिकल नहीं होंगे लेकिन पूरी तरह से, ओके। इनकी जो सिमेट्री है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होता है। तो आगे क्या हो गया,
द वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पॉजिटिव, ये फर्जी स्टेटमेंट है भाई। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है जिस चार्ज को उठाकर लेके गए वो गुना पोटेंशियल डिफरेंस जिन 2 पॉइंट्स के बीच में लेकर गए हैं वो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होगा ही नहीं, इसका मतलब वर्क डन कितना आएगा, 0। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अपने से पूछा गया है नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज इज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा होगा। पहला है इलिप्सॉइड होगा, मतलब इलिप्स जैसी शक्ल होगी, पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल होगा यार। तो दूसरा दे रखा है स्फीयर होगा, चार्ज सेंटर पे रखा होगा, बिल्कुल सही है, पहली गलत स्टेटमेंट थी। तीसरी है स्फीयर विद चार्ज ऑन द सरफेस, सरफेस पर होता है क्या चार्ज, ये भी गलत है, ऑन द सरफेस नहीं होता। अगला क्या दे रखा है प्लेन विद चार्ज ऑन द सरफेस, ये भी गलत है, सरफेस पर चार्ज होता है और प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है पॉइंट चार्ज का। ना भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के कारण कैसा होता है बेटे, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल। अरे स्फेरिकल बेटे, अरे दिखाऊं पीछे के बैक करके, मान गए बेटे, मान गए बेटे, दिख रहे हैं ये पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल ही तो है भाई, मान गए भाई। नींद, नींद इसे ही कहते हैं। कैसे सो लेते बेटे हम खुली आंखों से, ये हुनर बचपन से ही है कि अब हुआ है, सही से बताना, ये हुनर कैसे डेवलप हुआ, ये हुनर नहीं, इसीलिए ये हुनर कैसे डेवलप किया आपने, बड़ी तपस्या की होगी इसके लिए तो है? खुली आंखों से सो रहे हैं हम लोग। और ये हालात तो तब है तो 2 दिन बाद पेपर आने वाला है, सिर पे पेपर बैठा है, आपने कोई टेंशन नहीं जी, हम तो सोएंगे। अरे 2 दिन, ये 2 दिन 4 दिन में क्या फर्क पड़ता है। द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। देखो भाई वर्क डन क्या होता है, चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डीएल। तो सही बात है, आप कहोगे जी क्यू तो नहीं लिखा, अरे यूनिट बोल गया ये, यूनिट चार्ज। आगे दे रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो वर्क डन है ए टू बी वो कितना आएगा, 0। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। अगला है कैन हैव ए नॉन जीरो वैल्यू, ये तो गलत बात है। तो जी ए और बी दोनों ही सही है, डी यही कह रहा है कि हाँ जी ए और बी दोनों ही सही है। अच्छा सवाल है ये, है 0 आया ना, सही बात है। तू ऐसे रटेगा तो नंबर भी 0 आएगा फिर ऐसे कहना है 0 आया, 0 आया, जंगली इंसान। अभी रुक जा, तेरा इलाज करूंगा मैं, वैसे मानने का नहीं तू। ए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर के अंदर। तो चार्ज स्फीयर के लिए तो स्फेरिकल सरफेस ही आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, स्फीयर है तो पॉइंट चार्ज और स्फीयर के लिए एक जैसा पोटेंशियल बनेगा। इनसाइड ए स्फेरिकल कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर। बेटे देखो कैपेसिटर के अंदर भी जो रीजन होता है वो स्फेरिकल ही होगा, वहां पर पॉसिबल है। डायपोल के लिए पॉसिबल नहीं है स्फेरिकल, मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही। और फॉर ए पॉइंट चार्ज तो स्फेरिकल है, इसमें भी स्फेरिकल है। कैपेसिटर जो सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल का नाम आ गया गलती से, स्फेरिकल हम कैपेसिटर ले लेंगे तो उसके अंदर भी पॉसिबल है, और चार्ज स्फीयर के अंदर भी पॉसिबल है। डायपोल के लिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि उसकी शकल जो है ना वो स्फेरिकल पॉसिबल नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो होता है लेकिन उसकी शकल स्फेरिकल नहीं होती, कुछ और तरह की होती है, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, क्या है भाई, ये ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय ए बैटरी। मजा आ गया भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया गया। वंस इट इज चार्ज बैटरी इज रिमूव्ड, मतलब ये कैपेसिटर था, बैटरी लगाई, चार्ज हो गया, हमने बैटरी हटा दी। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड। भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चंस में 2 बातें देखने को मिलेंगी, एक बैटरी लगी हुई है तो एक बैटरी हटी हुई है। तो बैटरी लगी हुई है तो क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो सेम होता है। लेकिन इस केस में बैटरी हटा दी है तो चार्ज जो प्लेट्स के ऊपर है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब अपने को बताना है कौन सी चेंज नहीं होगी, फॉलोइंग डज नॉट चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा क्या, चार्ज ऑन द प्लेट चेंज नहीं होगा। ये आ ही गए, एनर्जी और ये सब चेंज हो गए। कैसे होंगे देखो, Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, Q तो सेम है, V क्या आ जाएगा, Q बाई सी। अब ये चीज सेम है और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के कारण, तो जब ये वैल्यू बढ़ गई तो ये घट गया।
और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड ही करेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, है ना, मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैं, तो भाई साहब ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्यू तो सेम है नो डाउट, लेकिन सी चेंज हो गया इसलिए एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। आप कहोगे जी मैं तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसमें दोनों ही बदल रहे हैं, आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो फाइनल आंसर बदला हुआ नजर आएगा। इट्स ओके, अच्छा सवाल था। अगला ये ना, कैपेसिटर के शुरू हो गए सवाल यार, नन्हे मुन्ने है ना, छोटे छोटे खट्टे खट्टे, नींद भी आ रही है तुम्हें ना। देखो 4 कैपेसिटर है, हर एक की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैराड, दोनों को ऐसे जोड़ रखा है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट कहां है भाई, अच्छा बेटे ए और बी के अक्रॉस, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट ए और बी के अक्रॉस अपने को क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है ए और बी के अक्रॉस। प्यारे जवानों, ए और बी के अक्रॉस बताने का मतलब समझते हो क्या होता है, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोग बता रहे हैं इसका मतलब उन्हीं पॉइंट्स के अक्रॉस क्या है भाई, बैटरी। तो मैं ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ देता हूं, एक सेल जोड़ देता हूं, मैंने जोड़ दी। अब सोचो इसका किनारा ए, ये वाला किनारा क्या है बी, ये किनारा भी क्या है बी, ये किनारा क्या है ए, ये किनारा क्या है बी, और ये वाला किनारा क्या है ए। तो सभी के अक्रॉस सभी सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं वो किस में आ गए, पैरेलल में। किस में आ गए सारे कैपेसिटर, पैरेलल में आ गए हैं। अरे किस में आ गए, पैरेलल में। तो जब सारे पैरेलल में आ गए तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ गई, 4 गुना। और पैरेलल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है ना, C1 जमा C2 जमा C3 जमा C4, डायरेक्ट जोड़ लो। तो डायरेक्ट जोड़ लोगे तो C1 जमा C2 जमा C3 जमा C4, और एक की वैल्यू क्या थी 2, तो आंसर आ जाएगा 8। माइक्रो था तो माइक्रो में रहेगा, समझ गए। अगला सवाल ये रहा भाई साहब, क्या दिया आपने को सवाल में, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कैपेसिटर को चार्ज किया गया बैटरी के साथ, बैटरी को रिमूव कर दिया गया तो चार्ज इस पे आ गया, मान लो क्यू, बैटरी हट चुकी है। अब अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर को इसके पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है पूरे सिस्टम की, क्या हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसकी एनर्जी कितनी, इनिशियल कितनी रहेगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसने कहा कि आइडेंटिकल कैपेसिटर जोड़ दिया गया, बेटे ध्यान रखना, जब आइडेंटिकल कैपेसिटर जोड़ दिए तो 2 कैपेसिटर जब जोड़ते हैं तो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, याद है, टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस। और टोटल चार्ज कितना होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रखना, यदि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगता है। उल्टा जोड़ दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया तो यहां प्लस की जगह क्या जाता है माइनस, लेकिन नीचे प्लस ही रहता है, C1 प्लस C2 रहता है, क्लियर है। लेकिन इसमें तो क्या कहा है, एक तो न्यूट्रल ही है, तो ये वाली वैल्यू तो क्या आएगी, पोटेंशियल 0 ही, और पहले के कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल मान लो V है, नीचे क्या आएगा 2C, कट जाएगा तो पोटेंशियल कितना आ गया कुल मिला के V/2। तो पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर यूज कर लो, बेटर है, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी यूज करना तो वो यूज कर लो, क्योंकि V की टर्म्स में निकालना थोड़ा आसान है तो ये यूज कर लो। फाइनल एनर्जी कितनी होगी भाई, हाफ C कितना है, एक का तो C है लेकिन V कितना है, V/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, V स्क्वायर बाई 4। लेकिन ये जो एनर्जी आई वो तो एक की आई है, दूसरे की भी एनर्जी होगी तो इसको 2 से गुणा कर दोगे, तो 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, और एक हाफ और आ गया इसके, मतलब जो पहले एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर उससे आधा, तो डिक्रीज हो गई है बाई फैक्टर 2। समझ गए, दोबारा बताऊं, पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, अब कितनी एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर, एक की 2 की है तो 2 से गुणा कर दो। लेकिन यहां पर V की जगह क्या लिखना पड़ेगा, V/2, तो अल्टीमेटली V स्क्वायर बटा 4 आएगा, 2 दूनी 4 होता है तो हाफ CV स्क्वायर बटा 2 आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ CV स्क्वायर का आधा, मतलब डिक्रीज हो गई है बाई फैक्टर 2। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा हमारे पास, 2 मेटल स्फीयर्स हैं, इनको 2 मेटल स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्रॉट इन कांटेक्ट। 2 मेटल स्फीयर से दोनों को चार्ज किया गया, फिर दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, टोटल चार्ज ऑन 2 स्फीयर्स इज कांस्टेंट। सही बात है कि गलत बात है बताओ, अरे चार्ज कंजर्वेशन तो है ही भाई, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व है ही, टोटल एनर्जी ऑफ द 2 स्फीयर्स इज कंजर्व्ड, ये बताओ भाई।
टोटल एनर्जी दोनों की कंजर्व है क्या भाई? दोनों की फाइनल एनर्जी निकालोगे, दोनों की इनिशियल एनर्जी निकालोगे तो आप ये पाओगे कि बराबर नहीं है, कुछ लॉस हो गई है एनर्जी। आप कहोगे जी टोटल एनर्जी तो फिक्स होनी चाहिए। भाई टोटल एनर्जी इनकी पूरे सिस्टम की फिक्स होनी चाहिए। सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, ना कि इनकी इंडिविजुअल एनर्जीज। ठीक है, तो अब क्योंकि आप कहोगे जी सिस्टम में तो दोनों ही थे, इनिशियली भी फाइनली भी। भाई जब दोनों को टच करोगे तो कुछ एनर्जी, हीट, रेडिएशन, लाइट इनकी फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छा सवाल है कि टोटल एनर्जी ऑफ टू स्फीयर्स कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टोटल चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए ए वाला सही है, बी सी डी गलत है। आ जाओ आगे, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या है सवाल कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ क्यू वर्सेस वी का ग्राफ दे रखा है। ए और बी दो हमारे पास दे रखे हैं, क्या कैपेसिटर्स दे रखे हैं, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। बोथ द कैपेसिटर हैव द सेम प्लेट सेपरेशन। भाई C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दोनों के लिए D की वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन C2 का एरिया ज्यादा है। तो बेटे एक बात बताओ, जब C2 का एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा है, तो C2 इज ग्रेटर देन C1। तो अपने को यह बताना है कि इन दोनों में से C1 कौन सी है और C2 कौन सी है। भाई एक बात बताओ, Q इक्वल टू CV होता है, तो Q और V का जो ग्राफ होगा, यदि Q y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, कैपेसिटेंस। तो Q और V का ही ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ज्यादा है, जिसका एंगल होता है कम उसका कम, जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है। वैल्यू भी लिख सकते हो, tan थीटा होता है स्लोप, तो tan थीटा इसका निकालोगे वो इसका स्लोप आएगा और वही कैपेसिटेंस होगा। तो इसका टेंजेंट थीटा क्योंकि ज्यादा है इसलिए इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी C1 है, क्योंकि C2 ज्यादा है C1 से। C2 ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसने ऑलरेडी दे दिया है कि भाई साहब हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला रिलेशन लगाए, तो इसने बोल दिया कि प्लेट सेपरेशन सेम है, डिस्टेंस तो सेम है D तो, लेकिन एरिया C2 का ज्यादा है। C2 का एरिया ज्यादा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा। तो C2 ज्यादा है C1 के कंपैरिजन में। जवानों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिना दोस्तों से चैटिंग करे सारी चीजें अच्छे से समझी है, ईमानदारी से। तो यदि आपने ऐसा किया तो जरूर मुझे बताना कमेंट से। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से नोट्स रिवाइज करिए। बेटे मैं फिर दिला दूं याद आपको, ऑलरेडी क्वेश्चंस की वीडियो अपने प्लेलिस्ट में है, नीट और जेई की प्लेलिस्ट दागड़ बैच से शुरू किया था। वीडियो नंबर 4 से वीडियो नंबर 10 तक देखिए, 11 तक मजा आ जाएगा। उसमें मोस्टली चीजें कवर अप हो जाएंगी, इसलिए ज्यादा इंतजार मत करिए, देखिए। ठीक है, बाकी फिर भी वक्त के साथ मैं आपको भेजता रहूंगा। गुड बाय, टेक केयर।